कॉपलेंग ने कौन सा जगत दिया था? मोनेरा। चौथा जगत कौन सा था? मोनेरा। तीसरा जगत कौन सा था? प्रोटेस्टा। अंडाणु की खोज करी, शुक्राणु की खोज करी। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले बायोलॉजी क्या होता है पढ़ा था। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? किसने दिया? कब दिया? 1801 में। किसने दिया? लेमार्क एंड क्रेविरेनस ने। इसकी कितनी ब्रांच होती है? कौन कौन सी? जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान को क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान के जनक कौन है? पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। इनके जनक कौन है? अरस्तु। पादप विज्ञान के कौन है? थियो। अरस्तु ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या है? क्या है? हिस्टोरिया एनिमल्स। हिस्टोरिया एनिमल्स। और थियोफ्रेस्टस ने जो बुक लिखी उसका नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। इसके बाद हमने ये देखा कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, देखा था। सजीव के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? श्वसन। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। दूसरी प्रॉपर्टी होती है ब्रीथिंग, मतलब स्वच्छोश्वास। ब्रीथिंग मतलब स्वच्छोश्वास। और तीसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है? उत्सर्जन। तीसरी क्या होती है? उत्सर्जन। चौथी प्रॉपर्टीज प्रजनन और विकास मतलब ग्रोथ। ये किसकी प्रॉपर्टी से? सजीवों की। फिर हमने क्या देखा? वर्गीकरण। कल क्या देखा? वर्गीकरण। वर्गीकरण जो है उसको क्या, वर्गीकी के पिता किसको बोलते हैं? इंग्लिश किसको बोलते हैं? केरोलस लिनियस। किसको बोलते हैं? केरोलस लिनियस। फादर ऑफ टेक्सोनोमी। फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको बोलते हैं? केरोलस लिनियस। इन्होंने ही वर्गीकरण दिया। इन्होंने कौन सा वर्गीकरण दिया? द्विजगत वर्गीकरण। कौन से दो जगत है? जंतु और पादप। तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया? किसने दिया? हेकल ने। कौन सा तीसरा जगत है? कौन सा तीसरा जगत है? प्रोटेस्टा में क्या आता है? अमीबा, पैरामीशियम और युग्लिना। क्या आता है? युग्लिना। अमीबा की आकृति कैसी है? इस तरीके की। पैरामीशियम कैसा है? चप्पल जैसा। और युग्लिना जो है उसमें क्या होती है? पूंछ। क्या होती है? पूंछ। चार जगत वर्गीकरण किसने दिया? किसने दिया? कोपलेंग ने। चार जगत किसने दिया? कोपलेंग ने। चौथा जगत कौन सा है? कौन सा है? मोनेरा। मोनेरा में क्या आते हैं? जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया? किसने दिया? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर। किसने दिया? R.H. विटेकर। पांचवा जगत कौन सा था? कौन सा था? कवक। कवक में क्या आता है? ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम। क्या आता है? ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम। कॉपलेंग ने कौन सा जगत दिया था? मोनेरा। चौथा जगत कौन सा था? मोनेरा। तीसरा जगत कौन सा था? प्रोटेस्टा। कौन सा था? प्रोटेस्टा। इसके बाद हमने पढ़ा द्विनाम पद्धति। पढ़ा था कल? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति भी किसके द्वारा दी गई है? केरोलस लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? केरोलस लिनियस। इसमें हमने क्या पढ़ा? एक शॉर्टकट देखा था, स्पेस गई फैमिली OCP के, देखा था। तो उसके अंतर्गत हमको जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसका ऑर्डर क्या है, क्रम क्या है ना। तो पहले था स्पेसीज, क्या था? फिर क्या था? जीनस। फिर क्या था? फैमिली। फिर क्या था?
ऑर्डर, फिर क्या था, क्लास, फिर क्या था, फाइलम, क्या था, फाइलम, फिर क्या था, किंगडम, क्या था, किंगडम। ये हमको याद करने के लिए ट्रिक बनाई थी। यहाँ से स्पेस, यहाँ से गई, यहाँ से फैमिली, और फिर यहाँ से क्या था, ओ सी पी के। आपको 3 शब्द ये याद रखना है, 2 याद, ये 2 याद। स्पेस, गई, फैमिली, ओ सी पी के। एस से स्पेसिस, गई से जीनस, फैमिली से फैमिली, ओ से ऑर्डर, क्लास से, सी से क्लास, पी से फाइलम, के से किंगडम। क्लियर है? फिर हमने बोला हमारी स्पेसिस क्या है, क्या है, क्या है, सेपियंस, क्या है, सेफियंस, क्या है, सेफियंस, ठीक है। जीनस क्या है, होमो, जीनस क्या है, होमो, फैमिली छोड़ दो। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, मैंने कल ट्रिक बताई थी, ओ से पी, ओ से पी, प्राइमेट, क्या है, प्राइमेट, ऑर्डर क्या है, प्राइमेट। क्लास क्या है, सी से एम, सी से एम, मेमल, क्या है, मेमल, क्या है, मेमल। और फाइलम क्या है, कार्गेटा, फाइलम क्या है, कार्गेटा। समझ में आ रहा है? तो हमने पहले ट्रिक ये बनाई, फिर हमने यहाँ करा था ओपी, यहाँ पे सी एम, और यहाँ से पी के। समझ में आ रहा है? इससे अपने को द्विनाम पद्धति का ऑर्डर भी याद हुआ। और ये आपने कल यदि टेस्ट दिया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन भी था, दिया था किसी ने? तो आपको रोज शाम को जो चैप्टर आपका हो रहा है उसका क्या मिलेगा, टेस्ट। वीडियो भी आ चुका है उसका, तो आप आराम से नोट्स बना लेना। अभी कोई नोट्स नहीं बनाएगा, आप आराम से अभी आप समझने का काम करें, नोट्स आपके पास आ जाएंगे, वीडियो आपके पास आ जाएगा, आराम से उनको देख के शांति से बनाएं। अभी जो क्लासेस है उसमें हमारे पास ड्यूरेशन कम है ना, एग्ज़ाम हमारे सर पे है, तो हमको कवर करना आप यहाँ से अच्छे से समझ लें। क्लियर है? यहाँ तक ये कल का टॉपिक था। आज जो है हम सिस्टमेटिक टॉपिक चालू करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सेल। कौन सा है? सेल। कौन सा टॉपिक है? सेल। सेल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। सेल को क्या बोलते हैं? कोशिका। प्रत्येक जीवधारी जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बने। हमारे शरीर के अंदर कोई सा भी अंग वो कोशिका से मिलकर बना है। कोई भी चीज को हाथ लगा, वो किससे मिलकर बना है? कोशिका। कोशिका जो है, यदि मैं एक बूंद रक्त की लूंगा, रक्त की बूंद कितनी बड़ी होती है? छोटी सी। उसके अंदर मिलियंस कोशिकाएं होती है, मतलब लाखों कोशिका। समझ में आ रहा है? अब कोशिका समझ में आया कितना छोटा होता है? इसको समझने के लिए पहले आप एक एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल ये है कि यदि बहुत खूबसूरत कोई घर है, क्या है? बहुत खूबसूरत यदि कोई घर है, तो उस घर को यदि आप देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं। मतलब घर कब बनता है? जब बहुत सारे उसके अंदर कमरे हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बहुत सारे कमरे मिलकर क्या बना रहे हैं? घर बना रहे हैं। और कमरा कब बनेगा? जब उसके अंदर क्या होगी? दीवार होगी। तो कमरे का निर्माण कब होगा? जब दीवार होगी। और दीवार कब बनेगी? जब ईंट होगी, मतलब ब्रिक होगी। समझ में आ रहा है? तो यदि हमको घर बनाना है तो उसके लिए आपको जो बेसिक यूनिट है, बेसिक उसकी इकाई है, वो क्या है? ईंट। क्या है? ईंट। यदि इसकी क्वालिटी खराब तो बाकी सब खराब। तो वैसे ही यदि हम इससे समझें तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, वो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग तंत्र काम करते हैं। समझ में आ रहा है? श्वसन तंत्र अलग है, प्रजनन तंत्र अलग है, पाचन तंत्र अलग है, सभी अलग अलग तंत्र मिलके काम करते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमारे शरीर के अंदर क्या है? बहुत सारे अंग तंत्र। क्या है? अंग तंत्र। और ये अंग तंत्र के अंदर कुछ अंग मिलकर काम करते हैं। समझ में आ रहा है? यदि आपको पानी मोटर से ऊपर पहुंचाना है तो आपको मोटर भी लगेगी, आपको पाइप भी लगेंगे, आपको वॉल भी लगेंगे, आपको नल भी लगेगी। ये पूरा सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि इस वाटर को यहाँ से वहाँ पहुँचाने पूरा सिस्टम है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी।
तो ये सिस्टम मैंने बताया, सिस्टम कौन सा, जैसे आपका श्वसन के लिए सिस्टम अलग होगा जिसको रेस्पिरेशन सिस्टम बोलते हैं, पाचन वाले को हम डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं, समझ में आ रहा। तो इस सिस्टम के अंदर अकेला अंग नहीं काम करता, बहुत सारे अंग मिलकर काम करते हैं, क्लियर है। तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे अंग होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे अंग, ये अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। अब इन अंग, जैसे एक अंग की बात करो, जैसे दिल लिया, ये एक अंग है, अब ये किसी न किसी चीज से तो मिलकर बना है, तो जिससे मिलकर बना उसको क्या बोलते हैं, उत्तक, क्या बोलते हैं, उत्तक। और ये उत्तक जो बनते हैं ये बनते हैं कोशिका से। समझ में आया आप कुछ, आप समझ में आया कि हम कोशिका पहला चैप्टर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यदि आपको पहले नंबर पे शरीर पढ़ा दे तो उसके अंदर जो लिखेंगे वो तो यही होगा ना। तो यदि हमको यहाँ से क्लियर होते होते जाएगा तो वर्ड का मीनिंग आप समझ पाओगे जो उसके अंदर आने वाले। मैंने बोला ये उत्तक, ये उत्तक है, उत्तकों से मिलकर बना है। अब उत्तक आपको पता ही नहीं है तो आप लिंक कैसे करोगे, समझ में आ रहा है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल। उत्तक को क्या बोलते हैं, टिश्यू, क्या बोलते हैं, टिश्यू। अंग को क्या बोलते हैं, ऑर्गन। अंग तंत्र को क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम, क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे अंग मिलकर काम करते हैं तो एक सिस्टम बोलता है जिसको तंत्र बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और शरीर को क्या बोलते हैं, बॉडी। आप समझ में आया। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग तंत्र है, उनको भी हम सीखेंगे। उनको सीखने के पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, समझ में आ रहा है। उस अंग तंत्र के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, वो अंग जो होते हैं वो उत्तकों से मिलकर बने हैं, और उत्तक किससे मिलकर बना होता है, इसलिए मैंने क्या बोला, एक पानी की बूंद भी है यदि, तो उसके अंदर भी लाखों कोशिकाएं। समझ में आ रहा है, कितनी कोशिकाएं हैं, लाखों को। इस कोशिका को पढ़ना है। अब जो कोशिका है इसके बारे में सबसे पहले, ये जो होती है ये जीवित होती है। आप बोलोगे जीवित कैसे होती है, सजीव। समझ में आ रहा है, क्या होती है, जीवित। अब सजीव की क्या पहचान है, कि उनके अंदर श्वसन होगा, वो सांस लेंगे, ब्रीथिंग होगी, उनके अंदर ग्रोथ होगी, और उनके अंदर क्या होगा, प्रजनन होगा, उत्सर्जन होगा। ये सारी प्रोसेस किसमें होती है, कोशिका के अंदर। इसीलिए आपका जब आप पैदा होते हैं तो हमारा आकार कुछ और होता है, जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हमारे शरीर के अंग भी बढ़ते हैं, समझ में, सब चीज़ें बढ़ती है साथ में। तो ये बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, इसके अंदर बढ़ने का मतलब ग्रोथ है। यदि आपको चोट लगती है, या चोट लगती है तो वहाँ पे यदि आपको चोट का निशान है, वो धीरे धीरे क्या घाव भर जाता है, घाव है तो घाव भरता है, तो ये जो कोशिकाएं ये 1 से 2 हो जाती है, 2 से 4 हो जाती है, और उस घाव को भर देती है। तो उनमें क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। विभाजन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, और इसको क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। समझ में आ रहा है। वो ये जो कोशिका ये बहुत सारे उत्सर्जन बाहर निकालती है, पदार्थ जो है ना। इसके अंदर श्वसन होता है, क्यों, क्योंकि जब मैंने एक सिस्टम पढ़ाया था आपको श्वसन, उसके अंदर एक क्रिया पढ़ाई थी, कैटाबॉलिज्म पढ़ाई थी, अपचय। उसमें मैंने लिखा था कि ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्रिया होगी, और CO2 हाइड्रोजन और ऊर्जा मिलेगी। वो किस में हुई थी, माइक्रोकांड्रिया। किस में हुई थी, माइक्रो। वो माइक्रोकांड्रिया कहाँ होता है, इस कोशिका के अंदर। भाई शरीर में, तुम्हारे शरीर के अंदर प्रोसेस कहाँ हो रही, तो ब्लड जो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है वो शरीर के प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका तक लेके जा रहा है, हर जगह लेके जा रहा है। समझ में आ रहा है, हर जगह ब्लड के माध्यम से नसें हैं इसके अंदर, हर जगह एक एक जगह वो जा रहा है, और वो ऑक्सीजन जाके दे रहा है, और वहां से क्या ला रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हर एक कोशिका के अंदर कोशिका अंग होते हैं जो वो कार्य कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने शब्द क्या लिखा, जीवित होती है। दूसरा क्या होता है, जो कोशिका होती है ये क्या है, इकाई है। किसकी, हमारी, ये हमारा जो शरीर बना उसकी क्या है, इकाई, मतलब यूनिट है। और ये क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक, इससे संरचना भी हुई है, और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना, ये एक सिद्धांत है जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर है। ये क्या है, जीवित होती है। कोशिका जो होती है उसको बायोलॉजिकल टर्म में साइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटो। बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं, साइटो। यदि बायोलॉजिकल टर्म में आपको सेल नहीं मिलेगा, सेल इंग्लिश वर्ड, बायोलॉजिकल नाम क्या है, साइटो। क्या है, साइटो। और इसको क्या बोलते हैं, कोशिका। और यदि साइटोलॉजी मैंने बोला,
क्या बोला? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी जो होता है वो होता है कोशिका विज्ञान। क्या होता है? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। जिसके अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी किसको बोलते हैं? कोशिका विज्ञान को। कोशिका शब्द जो आपको दिया वो किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। इसीलिए कोशिका विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं? रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया, उन्होंने पहली कोशिका की खोज करी। रॉबर्ट हुक ने और क्या करा? कोशिका की खोज करी, लेकिन वो कोशिका मृत थी। कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। लेकिन वो कोशिका क्या थी? क्या थी? मृत। कहां पर खोज करी? तो कार्क पर। कहां पर करी? कार्क। कार्क किसको बोलते हैं? पेड़ की छाल को। किसको बोलते हैं? पेड़ की छाल को। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी सबसे पहली। कहां करी? कार्क पर। वो कोशिका मृत कोशिका थी। कौन सी थी? मृत कोशिका थी। इसी के कारण को क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान के पिता या फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी इनको। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? मृत कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट। मृत कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट। कहाँ पर करी? तो क्या आएगा? कब करी? यदि सन पूछता है, यदि सन पूछता है तो 1665। कब करी? इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी, मतलब इन्होंने जो भी अध्ययन करा एक बुक लिखी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या है? माइक्रोग्राफी। कल भी हमने दो बुक का पढ़ा था। एक अरस्तु के द्वारा लिखी गई जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया एनिमल्स, और थियोफ्रेस्टस के द्वारा दो बुक लिखी गई, उसका नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और आज जो रॉबर्ट हुक ने बुक लिखी इसका नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। इसमें उन्होंने जो भी एनालिसिस की थी वो इसके अंदर थी। तो बुक का नाम भी आ सकता है, खोज किसने करी वो भी आ सकता है, कौन सी कोशिका थी, मृत थी कि जीवित थी वो आ सकता है, और कहाँ पर करी वो आ सकता है। इतना क्लियर है? यदि क्वेश्चन आता है जीवित कोशिका की, भाई मृत तो अभी आ गया, अब मृत तो है नहीं, कोशिका क्या है? तो जीवित कोशिका की खोज किसने करी? समझ में आ रहा है? यदि क्वेश्चन आता है जीवित कोशिका की खोज किसने करी, तो इसमें जो नाम आएगा वो आएगा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक भी आता है, या पूरा नाम बोलूँ तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? ये इतना नाम भी आता है, पूरा भी आता है। आपको क्या आएगा? आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, नाम पहले से लिखा, आपको जहाँ दिखा वहाँ पे टिक मार कर देना। इतना क्लियर है? तो जीवित कोशिका की खोज किसने करी? किसने करी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने इसके अलावा भी कुछ खोज करी, जैसे अंडाणु की खोज करी, शुक्राणु की खोज करी। इसके अलावा इन्होंने अंडाणु की खोज करी, शुक्राणु की खोज करी, और जीवाणु की भी खोज करी। किसकी? जीवाणु। जीवाणु किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया को। किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया। इसके अलावा भी यदि क्वेश्चन है अंडाणु की खोज किसने करी तो भी आएगा ल्यूवेनहॉक। यदि क्वेश्चन है शुक्राणु की खोज तो भी आएगा, यदि आया जीवाणु की खोज तो भी आएगा। इसके कारण इनको, ये जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इनको बोलते हैं जीवाणु विज्ञान के पिता। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, या फिर ल्यूवेनहॉक को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। समझ में आ रहा है? आपको इसमें जितनी चीज़ें दिख रही है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव आने के है, कोशिका की खोज किसने करी? तो रॉबर्ट हुक ने। माइक्रोग्राफिया बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो रॉबर्ट हुक। सबसे पहले खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक। कहाँ पर करी? कार्क पर। कौन सी कोशिका थी? तो मृत कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने करी? किसने करी? इसके अलावा उन्होंने और क्या खोज करी? अंडाणु, शुक्राणु और जीवाणु। इसीलिए जीवाणु विज्ञान के पिता
या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोलते हैं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। किसको बोलते हैं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसको बोलते हैं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको कहाँ मिल जाएगा? यूट्यूब पर, आप अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब कोशिका के बारे में है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, मानव के अंदर सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका। क्या देखते हैं? सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका। अब मैंने यहाँ मानव शब्द तो लिखा नहीं है, समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये क्या है? सबसे बड़ी कोशिका। यदि क्वेश्चन आता है सबसे छोटी कोशिका, क्या क्वेश्चन आता है? सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। किसके अंदर होती है? तो एक जीवाणु होता है गैलीसेप्टिकम। कौन सा होता है? गैलीसेप्टिकम जीवाणु। और इसकी जो साइज होती है वो होती है 0.1 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? अब माइक्रोमीटर क्या होता है? माइक्रोमीटर क्या होता है? इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। 10 की घात ऋण 6। 10 की घात ऋण 6 मतलब इसका इतना 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा माइक्रोमीटर होता है। यहां पे अब ये माइक्रोमीटर है कि मैंने क्या कर दिया? मीटर। मीटर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। उसका 10 लाखवां हिस्सा। कितना? 10 लाखवां हिस्सा क्या कहलाता है? माइक्रोमीटर। ऐसा ही थोड़ी कि बस लिख दिया तो लिख दिया। ये माइक्रो मत हटा देना, नहीं तो इतनी बड़ी कोशिका कर दोगे शरीर से बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? ये शब्द, ये क्या लिखा? माइक्रो। उसका मतलब समझो क्या होता है। क्लियर है? तो बहुत बहुत छोटी। इसीलिए तो मैंने बोला एक रक्त की बूंद के अंदर लाखों कोशिकाएं होती। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। यदि क्वेश्चन आया आपको मानव शरीर, क्या आया? मानव शरीर। अब शब्द क्या आया? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका किसकी? मानव शरीर की। तो यहाँ पर जो हम आएगा वो आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? अंडाणु। क्या आएगा? अंडाणु। क्या आएगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। कहाँ होती है? महिलाओं में, ओवरी में। कहाँ होती है? महिलाओं में, ओवरी में। समझ में आया? यदि क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, क्या क्वेश्चन आया? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका यदि आता है तो ये होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। क्या आता है? शुक्राणु। पुरुषों के स्पर्म में। समझ में आया? क्या होता है? शुक्राणु। यदि साइज की बात आती है तो ये होता है 120 से लेकर 150 mm। mm हम समझ सकते कितना होता है? 120 से 150 mm। और यदि स्पर्म की बात करें तो ये होता है 0.003 mm। अभी मैं mm में लिख रहा हूँ, माइक्रोमीटर नहीं लिख रहा हूँ। समझ में आया? 0.003 mm। क्लियर है? यदि क्वेश्चन आता है छोटी की जगह लंबी कोशिका, क्या आता है? लंबी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहाँ होती है? उसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। अब न्यूरॉन कौन सी कोशिका को बोलते हैं? तो जो मस्तिष्क के अंदर कोशिकाएं होती हैं उनको न्यूरॉन्स बोला जाता है। समझ में आ रहा है? मस्तिष्क के अंदर इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका ये सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। सबसे लंबी कोशिका कहाँ होती है? तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क के अंदर। तो क्वेश्चन 5 प्रकार से पूछ सकता है कोशिका के बारे में, बड़ा, छोटा या लंबा करके।
सबसे पहले यदि क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका और यदि वहाँ मानव शब्द नहीं है तो आप क्या बोलोगे? शुतुरमुर्ग। जब भी बड़ी कोशिका बोलेगा तो आएगा अंडा ही, क्योंकि अंडा ऐसा होता है वो एक कोशिकी होता है, कितना बड़ा भी अंडा वो एक कोशिकी होगा। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका साइज क्या है? 0.1। साइज क्या है? 0.1। मानव शरीर की सबसे, अब मानव शरीर आ गया तो मानव शरीर में क्या याद रखना? अंडाणु। क्या याद रखना है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु। क्या होती है? शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका। दूसरी चीज, यदि आगे चल के हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब ये होता है कि यदि एक कोशिका विभक्त होकर कितनी कोशिकाओं में बटेगी, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। जब हमको चोट लगती है तो वहाँ की कुछ कोशिकाएं मर गई, कुछ नहीं, हजारों कोशिकाएं मर गई, तो उन कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं आती हैं। हमको कोई घाव लगा, वो घाव धीरे धीरे बढ़ता है, तो बाकी कोशिकाएं क्या होती है? विभक्त होकर उस जगह में चले जाती है। समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। तो हमारे शरीर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा अंग है जिसके अंदर सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है? क्या बोला मैंने? सबसे तेज कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, सबसे तेज कोशिका विभाजन मानव शरीर के किस अंग में होता है? और सबसे धीमा या विभाजन रहित भी बोल सकते हैं। ये दो क्वेश्चन भी आते। तो सबसे तेज में आंसर आएगा लीवर। क्या आएगा? लीवर। और इसमें आएगा मस्तिष्क। क्या आएगा? अब ये समझना क्या चीज होती है, ठीक है? लीवर एक ऐसा अंग है जिसको, उसके बारे में ये बोला जाता है कि वह हजारों काम स्वयं करता है, और यदि उसको आप आधा काट भी दोगे लीवर को, तो भी वहाँ कोशिका विभाजन इतना तेज होगा कि वो पूर्ण आकार ले लेगा, कम समय में पूर्ण आकार ले लेगा। लीवर के बारे में यदि बात करें मस्तिष्क की, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा है। यदि गलती से आपको चोट मस्तिष्क में लगी तो उसके ठीक होने के चांस बहुत कम है। आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कट भी गया तो भी आप नहीं जाने वाले। लेकिन यदि मस्तिष्क में कोई चोट लगी तो वो ठीक नहीं होती, या ठीक होती तो बहुत ज़्यादा समय लेती है। इसको विभाजन रहित भी बोलते हैं। इसलिए क्या सलाह दी जाती है कि हेलमेट वगैरह पहनो भी, है ना? इधर से हाथ पैर कट भी गए ना तो भी बच जाएंगे। लेकिन मस्तिष्क में यदि लगा, या ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का यदि शरीर के अंदर कहीं जमा, और यदि गलती से मस्तिष्क में बढ़, ब्रेन ट्यूमर, तो तुरंत ऑपरेशन उसको करना पड़ेगा। ये भी नहीं सोच सकते कि 2 घंटे रुक जाए। समझ में आ रहा? यहाँ पे कोई चोट है तो वो कोशिका में विभाजन नहीं होगा तो बनेगी कैसे? वो घाव ही नहीं भरेगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ये भी आता है, कौन सा अंग ऐसा है जहाँ पे कोशिका विभाजन बहुत तेज होता है? तो वह है लीवर। और सबसे धीमा कोशिका या विभाजन रहित जो अंग है वो कौन सा है? मस्तिष्क। समझ में आ रहा है? ये अपन ने कुछ बेसिक जानकारी देखी है कोशिका के बारे में। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्टिव यही आता है, ऐसे के ऐसा उठ के आ जाएगा, ऐसा का ऐसा आपको आएगा। और टेस्ट जब आप लगाओगे तो उस टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। आप तो रोज 2 पेज पढ़ोगे, 2-2, 3-3 पेज रोज पढ़ोगे, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न्स क्या है? समझ में आ रहा है? तो हमको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पे हमको समझते जाना है, समझा? और टेस्ट लगाते जाना है आपको। आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन है तो आपके पास वीडियो अवेलेबल रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? अब और कुछ चीज़ें देखते हैं। अब आता है कोशिका सिद्धांत। क्या आता है? कोशिका सिद्धांत। क्या आता है? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या बोलता है? कोशिका सिद्धांत बोलता है संपूर्ण शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या बोलता है? संपूर्ण शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये कोशिका सिद्धांत है। क्या है? देखो, ऐसे कैसे सब संपूर्ण शरीर, शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है?
कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये सिद्धांत किसने दिया? अब क्वेश्चन ये आता है, कोशिका सिद्धांत क्या है वो ये है, लेकिन सिद्धांत दिया किसने? तो इसमें दो वैज्ञानिक के नाम आते हैं, एक आता है स्लाइगेन और स्वान। क्या नाम आता है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइगेन व स्वान। यदि ऑब्जेक्टिव में एक ही नाम आया तो उस पर टिक कर देना, यदि ये वाला नाम आया तो उस पर टिक कर देना। समझ में आ रहा? क्योंकि इसमें से एक क्या था, जूलॉजिस्ट, एक था बॉटनिस्ट। दोनों मिलके फिर दोनों से जो निष्कर्ष निकला वो यही निकला कि सब चीज़ें काहे से मिलकर बनी है? कोशिका से। तो दोनों को श्रेय जाता है, दोनों को श्रेय जाता है। यदि ऑब्जेक्टिव में किसी एक का नाम है तो भी सही है, इसका तो भी सही है, दोनों का है। या ऐसा ऑप्शन आया कि ए में ये, बी में ये, और एक ऑप्शन ऐसा है कि ए वो बी दोनों, तो दोनों लगा देना। समझ में आ रहा है? तो ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइगेन व स्वान ने। किसने दिया? स्लाइगेन व स्वान ने। किसने दिया? स्लाइगेन। अब अपने को कुछ शब्द आगे बढ़ने के पहले समझना पड़ेगा। मैं पहला शब्द लिख रहा हूँ कि यदि कहीं लिखा आता है एक कोशिकीय, क्या आता है? यदि शब्द आता है एक कोशिकी, दूसरा शब्द आता है बहुकोशिकी, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। इंग्लिश की बात करें तो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। समझ में आ रहा है? अब एक कोशिकी का मतलब क्या होता है? तो नाम क्या है? एक कोशिकी। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे जीव जिनके अंतर्गत एक कोशिका पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं? एक कोशिकी। बहुकोशिकी मतलब जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। जैसे मनुष्य किस में आते हैं? मनुष्य किस में आते हैं? बहुकोशिकी। अब एक कोशिकी में क्या आता है? तो ये प्रोटिस्टा जगत आपने पढ़ा था, तो उसमें क्या था? अमीबा, फिर क्या था? पैरामीशियम, फिर क्या था? अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये काय में आता है? एक कोशिकी। बहुकोशिकी, हाँ, प्रोटिस्टा में और एक कोशिकी में भी आता है। बहुकोशिकी मतलब ऐसे जिसमें बहुत सारी। तो हम क्या, मनुष्य आ जाएंगे, है ना, पेड़ पौधे आ जाएंगे, ये सब किस में आ जाएंगे? ये किस में आएंगे? बहुकोशिकी। तो ये नाम से थोड़ा सा क्लियर है। समझ में आ रहा है? अगला एक शब्द और आएगा, वो आएगा कोशिका से रिलेटेड, प्रोकैरियोटिक। क्या आएगा? प्रोकैरियोटिक। और दूसरा आएगा यूकैरियोटिक। ये दो शब्दों को भी हम समझ लेंगे तो क्या होगा कि आगे चल के जब ये शब्द आएंगे तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, है ना। हमने ये बात करी कि संपूर्ण शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। समझ में आ रहा है? संपूर्ण शरीर, समस्त जीवधारी किससे मिलकर बने? कोशिका से। अब कोशिका जो है वो सबसे न्यूनतम इकाई है जिससे मिलकर वो बना है, राइट? सब कुछ उससे मिलकर बना है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि यदि ये कोशिका है, मैंने इतनी बड़ी बनाई है, इसका साइज बहुत छोटा होता है ना, तो इसके अंदर बहुत सारे कोशिका के अंग होते हैं। इसके अंदर केंद्रक भी होता है, इसके अंदर अंतःप्रदवी जालिका भी होती है, इसके अंदर लाइसोसोम होता है, इसके अंदर सेंट्रोसोम होता है, इसके अंदर गोल्जी बॉडी होती है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। इसके अंदर केंद्रक होता है, डीएनए होता है, जीन होता है, आरएनए होता है, गुणसूत्र होता है, सब कुछ इसके अंदर है। मतलब हमारे शरीर का इतना सा सुई के नोक बराबर का हिस्सा भी मिल गया ना तो पूरा खानदान बता देंगे हमारा, क्योंकि सब कुछ है उसके अंदर। दूसरा, ये क्या है? जीवित है। इसके अंदर जो अंग है, ये कोशिका के अंग है, कोई सा श्वसन कर रहा, कोई सा ये कर रहा, तो जो काम हम कर रहा है, इतना बड़ा शरीर, वही का वही काम ये अकेली कोशिका भी कर रही है। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर वो जो काम, जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे, भाई फेफड़ा है ना, अलग अलग अंग है, उन सबका अपना अपना काम है, वैसे ही इस कोशिका के अंदर भी बहुत सारे अंग है। वो अंग मिलकर इस कोशिका को चलाते हैं। समझ में आ रहा है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका उसको बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव उनको बोलते हैं जिनके अंदर जो कोशिका अंग होते हैं, क्या होते हैं? कोशिका अंग होते हैं, उनका अभाव होता है। मतलब कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, या फिर अभाव होगा या फिर अविकसित होंगे। क्या होंगे? अविकसित। दूसरा, यूकैरियोटिक
जीव जो होते हैं वो होते हैं जिनके अंदर कोशिका अंग जो है वो पूर्ण विकसित होते हैं। क्या होता है? कोशिका अंग जो होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कोशिकांग पूर्ण विकसित होते हैं। जैसे हम लोग जिसमें आते हैं, हम किस में आते हैं? किस में आते हैं? यूकेरियोटिक। यदि कंफ्यूजन हो तो यू किसको बोलते हैं? यू शब्द किसको बोलते हैं? यू किसी व्यक्ति को ही बोलेंगे ना, ऐसा थोड़ी बोलेंगे यू टेबल को, यू बोर्ड। वो क्या सुन रहा बेचारा? मैं बोलना यू चालू हो, तो ये तो नहीं होगा ना। मैं यू किसके लिए यू बोलूँगा? किसी व्यक्ति के लिए। तो यूकेरियोटिक बता हम लोग, समझ में आ रहा है? मतलब हमारे अंदर जितने भी कोशिका अंग इस कोशिका के अंदर है वो पूर्ण विकसित होते हैं। और प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं? जिनके अंदर कोशिका अंग का अभाव होता है। समझ में आ रहा है? तो ये चार शब्द हमको आएंगे बार बार, चार शब्द क्या होगा? बार बार आएंगे। समझ में आ रहा है? अब यूकेरियोटिक में कौन से आएंगे, प्रोकैरियोटिक में कौन से आएंगे, वो भी हम धीरे धीरे समझते जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप नोट्स की बुक खोलेंगे तो पहले दूसरे नंबर पे आपको यही अंतर देगा। अब ये अंतर समझ में कब आएगा? जब हम इनको समझेंगे, किसको? कितने कोशिका अंग होते हैं। समझ में आ रहा है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइगेन व स्वान। किसने दिया? स्लाइगेन व स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइगेन व स्वान ने। किसने दिया? यदि आता है कब दिया तो 1838 और 39। यदि सन आता है तो कब दिया? 1838 और 39। एक कोशिकी का मतलब ऐसे जीव जिनके अंदर केवल एक कोशिका, जितने भी अंडे होते हैं ना उसमें एक कोशिका, इसीलिए सबसे बड़े कोशिकांग में अंडाणु या अंडा आया शुतुरमुर्ग का। बहुकोशिकी मतलब जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है। प्रोकैरियोटिक मतलब उसके अंदर कोशिकांग, ऐसा मत बोल देना कोशिका ही नहीं होती है, कोशिका अंगों का अभाव होता है इसके अंदर जो बहुत सारे वो। और यूकेरियोटिक मतलब जिसमें पूर्ण विकसित होता है। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। अब देखो, पहले अपन ये देख ले कि कोशिका के अंदर ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि ये चैप्टर होगा तो ही आगे की चीज़ें समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। पहली चीज तो कोशिका अंग की बात करें तो पहले मैं कुछ कोशिका के अंग लिखते हैं, फिर हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है? अब कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है अपन ने, या जीव कितने प्रकार के होते हैं? जंतु विज्ञान को अपन ने मतलब बायो को दो भागों में बांटा, एक जंतु एक पादप। एक जंतु एक पादप। तो हम मेनली बात करेंगे क्या? जंतु कोशिका, पादप कोशिका। मतलब हमारे अंदर कौन सी कोशिका होती है और पौधों के अंदर कौन सी होती है। समझ में आ रहा है? तो पहला जो अंतर होता है वो ये होता है कि इनका आकार जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ तो एक गोल आकार दिख रहा है आपको, एक आकार कौन सा दिख रहा है? गोल। इसको बोलते हैं जंतु। ये कौन सी कोशिका है? जंतु कोशिका। और इसको बोलते हैं पादप। ये कौन सी कोशिका है? पादप। तो जंतु कोशिका का आकार गोलाकार होता है और पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है। समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर आपको जो अंग मिलेंगे उनके पहले मैं नाम लिख दूँ। आपको इसके अंदर कोशिका भित्ति मिलेगी। क्या मिलेगी? कोशिका भित्ति। दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। जैसे मान लो आप ये देखो कि मेरे पास बहुत सारा सामान है, मेरे पास बहुत सारा सामान है। अब उस सामान को मेरे को रख के लाना है तो मैं क्या लूँगा? एक पन्नी लूँगा, उसमें सब पटक दूंगा। वो पन्नी रहेगी तभी इकट्ठे रहेंगे। तो इस कोशिका के अंदर भी बहुत सारे अंग है, कोशिका के अंग वो सब इसके अंदर है। तो ये जो कोशिका भित्ति हो नहीं, ये बाहरी परत को बोलते हैं, मतलब एक तरीके से पन्नी जिसके अंदर वो सब व्यवस्थित रखे हुए हैं। समझ में आ रहा है? अब ऐसे भी नहीं रखे, नहीं तो तुमने क्या पन्नी में डब्बे डब्बे रखने ठड़न ठड़न करते जा रहे, तो उनको क्या व्यवस्थित रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? व्यवस्थित रखने का मतलब है उनके बीच में एक द्रव भरा हुआ है ना, जिसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव। हम अभी कवर करेंगे उसको। तो तीसरा क्या होता है? जीव द्रव होता है। क्या होता है? जीव द्रव। फिर इसके अंदर क्या होता है? तो अंतःप्रदवी जालिका होती है जिसको EPR बोलते हैं, हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है? फिर क्या होता है? तो राइबोसोम इनके अंदर होता है जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। प्रोटीन कौन बनाएगा? ये बनाएगा। फिर इसके बात करेंगे तो माइक्रोकांड्रिया होता है जो ऊर्जा बनाता है। समझ में आ रहा है? माइक्रोकांड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाता है ना। फिर और आगे जाएंगे तो इसके अंदर गाल्जी बॉडी होती है ना। सबके काम देखेंगे क्या क्या करते हैं डिटेल में। फिर इसके अंदर देखेंगे तो और क्या होता है? लाइसोसोम होता है इसके अंदर। दोनों की बात कर रहे हैं ना। फिर और देखेंगे आगे तो क्या होगा? लाइसोसोम के बाद
तारक या सेंट्रोसोम, तारक या सेंट्रोसोम होता है। फिर क्या होता है ना, केंद्रक होता है, केंद्रिका होता है, समझ रहे हो, केंद्रक होता है, केंद्रिका होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर जीन होते हैं, इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर डीएनए होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इस कोशिका के अंदर है, जिसको आप छोटा सा छोटा बोल रहे हो, आ रहा समझ में, उस कोशिका के अंदर। अब ये सब के सब इसके अंदर है, किसके अंदर? इसके अंदर। तो फिर ये काय एक झिल्ली होती है इनके बाहर जो उन सबको रख के रखे। यदि ये नहीं होगी तो फिर वो कोशिकांग जो है ना, वो कैसे भी उसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिससे वो व्यवस्थित अपनी जगह पर रहते हैं, ठीक है, जिसको जीव द्रव बोलते हैं। और सबके अपने अपने काम है। कोई ऊर्जा बना रहा, अभी तो और बाकी है, अभी तो मैं लवक लिखूंगा, अभी तो बहुत है, रिक्तिका है न लवक है। तो ये जो चीज़ होती है इनका हमको बेसिक पता होना चाहिए कि करते क्या है ये लोग। पौधों में ये है तो मनुष्य में ये है, तो इनके काम क्या है, तो कौन ऊर्जा बना रहा है, तो कौन क्या कर रहा है, तो कौन मेंटेनेंस देख रहा है, तो कौन क्या करता है। फिर बोलते हैं कि पिताजी को ये बीमारी तो बेटे में भी आ गई, आई ना, अनुवांशिक बीमारी। वो कैसे होती? गुणसूत्र, जीन अनुवांशिक लक्षण को इधर से ले आए, समझ आ रहा? किसी के अंदर क्या हुआ कि पता चला कि 5 उंगलियां तो 6 आ गई, हुआ ना, 6 उंगली भी होती है, तो कैसे? तो पता चला गुणसूत्र बढ़ गया या कम हो गया। तो सब चीज का अपने को अभी रीजन मिलेगा। फिर किससे के कारण कोई बीमारी हो जाती है, कोई गुणसूत्र कम हो गया, ज़्यादा हो तो बीमारियां हो जाती, उनको समझेंगे। रोग कैसे होते हैं, तो हमको क्या करना है, बेसिकली पहले इस कोशिका अंगों को पढ़ना है। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इसी में से आएंगे, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, जब हम इसको समझेंगे तो वो क्वेश्चन भी आते जाएंगे, सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको करते जाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो अपने को मेंटली प्रिपेयर क्या होना है कि बायो जो सब्जेक्ट है, यदि ये समझ में आ गया तो बहुत ईजी है, यदि ये समझ में आ गया तो बहुत ईजी। आप याद करने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होगा, इधर से याद करोगे ना उधर वाला भूल जाओगे, वो वैज्ञानिक याद करोगे तो ये वाला बुरा मान जाएगा। तो आपको उसको समझना पड़ेगा, समझ के लिंक बनानी पड़ेगी, लिंक बना के फिर आपको काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर रोज के आपको 8-10 वैज्ञानिकों के नाम मिलने वाले हैं। 8-10 वैज्ञानिकों के नाम मिलेंगे, 8-10 आपको याद करते जाना है। 8-10 बड़े नहीं होते, लेकिन 100-150 इकट्ठे हो गए ना तो फिर तो देख के ही घबरा जाएंगे। आ रहा समझ में? अब कल भी 4-5 देखे, आज भी 4-5 आ गए, आए ना, तो रोज आते रहेंगे वो। तो रोज कुछ ना कुछ अपने को करते जाना है। समय सीमा जैसे आपको पता है 45 दिन अब बचे हैं, 45 दिन में आपको रोज 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। अच्छी बात है आपके लिए, बहुत अच्छी बात यह है कि आप इस क्लास के अलावा भी इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ में? 1 से 2 बार उसको देखा, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी देखा तो मतलब 4 दिन बाद देखोगे तो फिर यही इसमें से आधे नाम भूल जाएंगे, समझ आ रहा? टेस्ट तुरंत लगाना है ना, तो टेस्ट लगाते जाना है, करते जाना है, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं।